नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम हमेशा रेड फ्लैग के बारे में बात करते हैं, हम बोलते हैं कभी भी कंपनी के रेड फ्लैग को इग्नोर मत करिए, क्योंकि रेड फ्लैग आपको बताते हैं कि इस समय कंपनी में चल क्या रहा है। जैसे कि नंबर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बताते हैं इस समय कंपनी किस पोजीशन में है, कंपनी में हो क्या रहा है। ये सब कुछ आपको ना एक नंबर्स बताएंगे, क्योंकि नंबर्स आपसे कभी झूठ नहीं बोलते। वो हमेशा ना कंपनी में जो चीज हो रही होती है ना, आपकी आंखों के सामने डाल देते हैं। बस बात ये है कि आपको पहचानना है क्या सही है, क्या गलत है, किसको किससे हमें लिंक करना है। ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आप ये चीज करने में चूक जाते हैं, यानी कि अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से लिंक करने में अगर चूकते हैं, तभी सारी सिचुएशन क्रिएट होती है कि आपको समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए आज हम जिस स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिसको हम एनालाइज करने वाले हैं, वो है अशोक लीलैंड। आज हम यहाँ पे इसके हर एक आइटम्स को डीपली एनालाइज करेंगे, हर एक चीज को कुरेद के देखेंगे, नंबर से भी पूछेंगे क्या ये नंबर जो हमारे आंखों के सामने है क्या ये सही है या गलत, क्योंकि नंबर्स भी काफी बारी झूठ बोलते हैं। आपको ये बात समझना होगा, वो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी ड्यूटी कि आपको ढूंढना है कि नंबर्स इस समय कहाँ पर सही है और कहाँ पे गलत है, क्योंकि नंबर्स तो आपको दिखा देंगे कि देखो यहाँ पे चल क्या रहा है। अब बात यह है कि आपको समझना है कि जो हमारे आंखों के सामने नंबर है वो कितना सही और कितना गलत है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं आपको पता है, आज हम कंपनी को पूरी तरह एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे, हमेशा की तरह हम यहाँ पे इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, कंपनी करती क्या है। पहले हम इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे कंपनी के, उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे कि जून 2026 में कंपनी ने क्या बताया है अपने बिजनेस के बारे में, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। ये ना कॉन कॉल तो समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र होता है, अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसलिए हम हमेशा आपसे बोलते हैं कि इन सारी चीजों को इग्नोर मत करिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक्स में तो हर एक चीज को पढ़िए डीपली, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, मैनेजमेंट आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट जब बोलेंगे तब आपको समझ में आएगा उनका टोन क्या है, वो कितने एग्रेसिव है अपने बिजनेस को लेके, वो ग्रोथ के बारे में क्या सोचते हैं, सेक्टर में क्या चाह रहे हैं, हर एक चीज उनको क्या लगता है सेक्टर ग्रोथ करेगा कि नहीं, हर एक चीज आपको मैनेजमेंट समझाएगा। इसलिए बोलते हैं ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, इसको तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। चलिए सबसे पहले क्या देखेंगे, बिजनेस मॉडल, कंपनी कर क्या रही है। आपके सामने दिख रहा है ये जो कंपनी अशोक लीलैंड, ये हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी और इंडिया के लीडिंग कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर में से एक है। कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में, और इसका बिजनेस 50+ कंट्रीज में पहुंच चुका है। उन्होंने इतना अपना बिजनेस फैला दिया है, 50+ कंट्री में इन्होंने अपने बिजनेस को पूरी तरह फैला दिया। मतलब ये काफी पुरानी कंपनी, सबको ही पता होगा इस कंपनी के बारे में। एक बार तो हमने अपने एक वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन भी किया था कि पहला शेयर था जब हम मार्केट में आए थे, तो हमारा ये पहला शेयर था जब हमने इसको खरीदा था, और हम खरीदे थे और बहुत बुरा फंस गए थे। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जरूर। अब बात करते हैं कि इसके बारे में, कंपनी के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिजनेस मॉडल को समझिए पहले, कंपनी क्या करती है। इंडिया में इसकी जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, मतलब इंडिया में इसकी क्या चीजें काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि ब्रांड वैल्यू, वाइड डीलरशिप नेटवर्क और सर्विस नेटवर्क है। कंपनी जो है सिर्फ जो कमर्शियल व्हीकल है वही नहीं बनाती, बल्कि ये ड्राइवर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाती है कंपनी। ये सारी चीजें तो आपको जरूर पता होगी कंपनी के बारे में, अगर आप कंपनी को जानते हो, क्योंकि कंपनी काफी ज्यादा पुरानी है। इसके बारे में हम सब जानते हैं, आए दिन अगर आप रोड पे निकल जाए तो हो ही नहीं सकता कि आपके आंखों के सामने इनकी गाड़ी ना आए। तो ये तो होता है। अगर हम इनके यहाँ पे बात करें मार्केट पोजीशन क्या है, कि मार्केट में इनकी पोजीशन क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो अशोक लीलैंड इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर और 9th लार्जेस्ट ट्रक मैन्युफैक्चरर है। इतना आपको समझ आ रहा है कि कंपनी का काफी ज्यादा नाम है। आपको चीजें तो समझ में आ रही होगी, कंपनी क्या बना रही है, इनका काम क्या है, ये चीजें आपको जरूर समझ में आ गई होगी। कंपनी का अच्छा खासा काम समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है। फाइनेंशियल 2024 में इनका जो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल था उसका, उस सेगमेंट में इनका 31% मार्केट शेयर था, और जबकि जो लाइट कमर्शियल व्हीकल है इनका, उसमें इनका सेगमेंट 20% का मार्केट शेयर था कंपनी का। मतलब इन्होंने अच्छी खासी पोजीशन अपनी बना रखी। ये चीजें हमें बता रही है कि कंपनी ने अपनी अच्छी पोजीशन बना रखी है मार्केट में। अगर आप देखो तो हर कोई ने जानता है इनको, और ये 50 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस फैला चुके हैं। ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी कंपनी कर क्या रही है।
ये चीज़ समझ में आ गया यहाँ पे क्या हो गया। अब हम यहाँ पे क्या बात करने मालूम है, अब हम इसके जो मैनेजमेंट ने जो बात की थी ना, अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि इन्होंने क्या बोला हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट की बात को सुनना। डॉक्यूमेंट्स में आइए, ये जो ट्रांसक्रिप्ट दिख रहा है आपको, ये आइए आ गए। अब यहाँ पे अब इसको आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करें कि मैनेजमेंट ने क्या बोला। जब आप इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लैरिटी होगी। एक शॉर्ट में हम बताते हैं कि इसमें बातें क्या हुई है। सबसे पहले सुनिए, कंपनी के पास फाइनेंशियल ईयर 2026 के एंड तक 5,899 करोड़ का नेट कैश था, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 1,650 करोड़ से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अब मैनेजमेंट ने बताया कि कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री सीजनल होती है, इसलिए Q3 और Q4 में कैश कंपेयर करने के बजाय ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन देखना बेटर होगा। ये मैनेजमेंट बोल रहे हैं। अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने लगभग 1050 करोड़ का कैपेक्स किया है। कब? 2026 में। इन्होंने, ये 2026 का है ना, मार्च का है ये कॉन कॉल, अभी हुआ नहीं क्योंकि इनका जो रिजल्ट अभी आने वाला क्वार्टरली वो आने वाला है 14 अगस्त को। तो ये अभी तो मार्च का जो इनका था वो है, लेकिन ये बहुत लेट आता है क्योंकि इनको पूरा साल का इधर देना होता है अपडेट, इसलिए ये चीज़ें थोड़ी लेट आती हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2026 में कंपनी ने लगभग कितना 1015 करोड़ का क्या किया हुआ है, कैपेक्स किया हुआ है। मेनली कहाँ पे किया है इनका, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कैपेक्स कहाँ कर रहे हैं ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कैपेक्स कर रहे हैं अपने न्यू प्रोडक्ट, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अल्टरनेटिव फ्यूल्स व्हीकल्स पर ये ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। इन चीज़ों पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं कंपनी। समझ आया किस चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2027 में कंपनी कम से कम 750 to 1000 करोड़ और इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रही है। ये चीज़ें क्लियर हुई कि यहाँ पे बात क्या हो रहा है, कंपनी क्या बोलना चाह रही है। अगर हम यहाँ पे मार्केट शेयर और सेल्स परफॉर्मेंस के बारे में बात करें कंपनी के, तो यहाँ पे आइए, अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो MHCV सेगमेंट है इनका, यहाँ पे जो ये सेगमेंट है इनका, इसमें अशोक लीलैंड ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया में बात हो रहा है, इंडिया में 1,05,905 ट्रक्स और 20,000 बसेस बेचे हैं। किसने? अशोक लीलैंड ने। ये अपना अपडेट दे रहे हैं कि इन्होंने क्या किया पूरे साल में। और कंपनी का जो डोमेस्टिक MHCV का मार्केट शेयर लगभग 30.8% रहा और बसेज में कंपनी अपनी लीडरशिप मेंटेन कर रही है। अभी जो उनकी लीडरशिप रही है उसको ये पूरी तरह से यहाँ पे मेंटेन कर रही है। और जो इनका अब ये जो साल भर का है तो इसमें हर एक सेगमेंट को ये ठीक से यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जो LCV सेगमेंट है इनका, ये लाइट कमर्शियल व्हीकल में कंपनी का परफॉर्मेंस और भी यहाँ पे स्ट्रांग रहा है, ऐसा कंपनी बोल रही है। अभी जो बातें हो रही कंपनी बोल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इन्होंने क्या किया है, 74,322 ये LCVs बेची गई है। मार्केट शेयर इनका 12.7% पहुंच गया है और ये कंपनी का हाईएस्ट एवर LCV सेल्स वॉल्यूम था। और Q4 में कंपनी इंडस्ट्री से फास्टर ग्रो कर रही है। ये चीज़ समझ में आई। यहाँ पे क्या बोल रही है कंपनी, ये क्या बोल रही है, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया अभी तक, जब भी इसने परफॉर्मेंस किया है अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। और ये इंडस्ट्री जो है इसका LCV का, ये इंडस्ट्री से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ी से इनका ये वाला सेगमेंट ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अब एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। कंपनी एक्सपोर्ट भी तो करती है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। अब कंपनी जो एक्सपोर्ट जो चीज़ कर रही है उसके बारे में बात करें, 2026 में एक्सपोर्ट कंपनी का जो हिस्ट्री का हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। जितना भी हमेशा ये एक्सपोर्ट करती थी ना, 2026 में ये हाईएस्ट लेवल पे इनका पहुंच चुका है। कंपनी ने 18,082 व्हीकल्स एक्सपोर्ट किए हैं, ग्रोथ 18.5% रही है। Q4 में थोड़ा स्लो डाउन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक इशू की वजह से आया था। इनका जो थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे, बोल रहे हैं कि हमारा थोड़ा बहुत इश्यूज आया था जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन होता, तो ये बोल रहे हैं कि वो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक की वजह से यहाँ पे इनको इशू देखने को मिला था। अगर हम इनकी टोटल व्हीकल सेल्स के बारे में बात करें तो जो डिफेंस इनका व्हीकल्स को मिलाकर कंपनी ने 2026 में 2,20,437 व्हीकल्स बेचे हैं और ये फाइनेंशियल 2019 के पुराने रिकॉर्ड से भी ज़्यादा है। मतलब ये बोल रहे हैं कि 2019 में हमने अपना रिकॉर्ड तोड़ा था, ऐसा ही बोल रहे हैं कि हमने एक रिकॉर्ड बना दिया था 2019 में। कंपनी का बोलना है 2019 में इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया, हमने बहुत बेचा था, लेकिन इस साल हमने 2019 से भी ज़्यादा यहाँ पे अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करके उससे ज़्यादा यहाँ पे व्हीकल्स को बेचे हैं। ऐसा ये सब कंपनी बोल रही, कंपनी अपना अपडेट दे रही कि उन्होंने बिजनेस में क्या किया हुआ है, ये सब उनका कहना है।
और जो इनके मार्जिन्स में प्रेशर आया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आप देख रहे हो 2026 में क्या इनके मार्जिन पे काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ से आ रहा है? सबसे बड़ा रिस्क तो यही है। क्यों है मालूम है? क्योंकि स्टील प्राइस, मैनेजमेंट ने बताया कि यहाँ पे उन्होंने बताया 2027 के बिगिनिंग में स्टील प्राइस काफ़ी बढ़ गई है, इस वजह से कॉस्ट प्रेशर बढ़ गया है। कंपनी ने जनवरी में लगभग 1% प्राइस इंक्रीज किया था और 2027 के क्वार्टर 1 में फिर से इन्होंने 1 से लेके 1.5% प्राइस का हाइक किया है। अगर स्टील और महंगा होता है और प्राइस हाइक भी आ सकता है। अगर आप देख रहे हो ना इसका क्या प्रेशर देखने को मिल रहा है, कितना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है कंपनी के मार्जिन्स पे। आप इस चीज़ को तो इग्नोर भी नहीं कर सकते। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि हमको उसको किस नज़रिए से देखना है कंपनी को। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनकी डिमांड्स, क्योंकि अगर ये गाड़ी बना रहे हैं, सिर्फ गाड़ी बनाने का कुछ यहाँ पे अवार्ड नहीं मिल रहा, उसको बेचना भी है। डिमांड ज़रूरी है। मार्केट में अगर डिमांड नहीं है आपके प्रोडक्ट की तो आपका कोर बिजनेस बहुत ही एकदम डेंजर जोन में आ सकता है। मैनेजमेंट का मानना है कि कमर्शियल व्हीकल डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। ग्रोथ का मेजर रीजन क्या है? पुराने ट्रक रिप्लेस हो रहे हैं, जीएसटी चेंज के बाद ओनरशिप कॉस्ट कम हुई है, फ्लीट का एवरेज एज ऑल टाइम हाई पर है। डीजल सप्लाई को लेकर कुछ लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है, लेकिन कंपनी के हिसाब से ये एक टेम्पररी इश्यूज हैं। अब मैनेजमेंट ने बोला कि 2027 के लिए ये एक एग्जैक्ट इंडस्ट्री ग्रोथ गाइडेंस नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि डिमांड ओवरऑल हेल्दी है। वो बोल रहे कि हमको लगता है डिमांड यहाँ पे हेल्दी है। उनको डिमांड को लेके कोई यहाँ पे इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। उनको लग रहा है हाँ डिमांड है यहाँ पे बराबर। और जो उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस है कंपनी का, जो अगर आप देखेंगे इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे कि 2026 के, अगर इनका 2026 में आप देखोगे का सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट यही रहा है कि स्विच मोबिलिटी इंडिया, पहली बार कंपनी का ईवी बिजनेस प्रॉफिट में आया है। ये तो इन्होंने अपना ये सेगमेंट भी स्टार्ट किया था, लेकिन इसके पहले ये प्रॉफिट में नहीं था। अब जाके पहली बार प्रॉफिट में आया है। मैनेजमेंट के हिसाब से जो स्विच इंडिया ने 100 करोड़ से ज़्यादा पैट अर्न किया है। कंपनी ने 2026 में डिलीवर किए हैं 1530 इलेक्ट्रिक बसेस, 1600 इलेक्ट्रिक एलसीवीज। क्या सेल इन्होंने एलसीवी सेल की हैं। कंपनी का कहना है कि इलेक्ट्रिक बस और 2-4 टन इलेक्ट्रिक एलसीवीज कैटेगरी में वो मार्केट लीडर हैं। चीज़ें समझ में आ रही कि क्या बोलना चाह रहे हैं इस समय ये अपनी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। जिस तरह मैनेजमेंट अभी तक यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग लग रहे हैं। हर एक चीज़ को बता रहे हैं कि ग्रोथ है, ये हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने बात तो अच्छे से की है। अगर हम यहाँ पे देखें कि कंपनी, अगर हम देखें कि बैटरी, ये कंपनी क्या बात कर रही है अब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। कंपनी चेन्नई के पास अपना एक बैटरी पैक प्लांट बना रही है। अब प्रोडक्शन अगले साल के क्वार्टर 2 से स्टार्ट होने की एक्सपेक्टेशन है। फ्यूचर में कंपनी बैटरी सेल भी बनाना चाहती है, लेकिन वो ईवी डिमांड बढ़ाने के बाद ही करेगी। ये चीज़ यहाँ पे आप क्लियरिटी लीजिए। पहले ये बैटरी बनाना चाहती है, लेकिन कब? जब ईवी डिमांड बढ़ेगी तब, उसके पहले नहीं। इन्होंने सेटअप तो लगा दिया है, अगर ईवी डिमांड बढ़ेगी तो ये और चीज़ें यहाँ पे करने की ज़रूर सोचेंगे। कंपनी ने कहा है ये सब, इसको तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते सारी चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज़ के बारे में और बात करें। ये तो मैनेजमेंट जो चीज़ कहा उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में वो था। अब आपको डिटेल में आके नीचे और भी चीज़ें हैं जो पढ़नी चाहिए। वो है जो यहाँ पे एनालिस्ट जो हैं वो जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो पढ़िए। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका क्या मैनेजमेंट आंसर दे रही है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और है जो देखेंगे, वो है हम थोड़ा देखेंगे कि कंपनी के बारे में ना रिसेंट में कुछ न्यूज़ आए। आप लोग को तो पता ही होगा, अगर आप फॉलो कर रहे हैं स्टॉक को तो आपको तो पता ही होगा कंपनी की न्यूज़ के बारे में कि कंपनी इस समय किस न्यूज़ से यहाँ पे टैकल कर रही है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कुछ न्यूज़ है, आपको ना उस न्यूज़ को तो इग्नोर ही नहीं करना चाहिए। जैसे कि अशोक लीलैंड की जो सब्सिडरी हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस को उसकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से एनडीएल वेंचर लिमिटेड के साथ मर्जर के लिए अप्रूवल मिला है। क्या न्यूज़ तो आपको पता ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। अभी रिसेंट में ये न्यूज़ आई है, तो आप तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते इस न्यूज़ को, राइट। कब आई है ये न्यूज़? ये आई है 30 जुलाई को। ये कुछ 30 जुलाई को न्यूज़ आई है कंपनी के बारे में, अशोक लीलैंड के बारे में। ये अशोक लीलैंड ही ओपन हुआ है, लेट मी चेक। हाँ, ये अशोक लीलैंड है। तो ये इसके बारे में न्यूज़ आई है। और ये जो इनका 110
क्रेडिटर्स ने मर्ज का यहाँ पे फेवर किया हुआ है। इन क्रेडिटर्स का टोटल आउटस्टैंडिंग डेट लगभग 20,987 करोड़ का था। सिर्फ 4 क्रेडिटर ने मर्जर के अगेंस्ट वोट किया है। चीज़ें समझ में आ रही है? 110 लोगों ने कहा कि हाँ मर्जर के लिए वो रेडी हो गए। यहाँ पे भी आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपको अनाउंसमेंट भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो हर चीज़ को पढ़िए क्या चल रहा है कंपनी में। तो यहाँ पे 110 लोग ने अप्रूवल दिया, लेकिन 4 लोग इसके अगेंस्ट थे। ये मर्जर यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि 1 अप्रैल 2026 से ये इफेक्टिव माना जाएगा। इनका ये यहाँ पे न्यूज़ आई है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और है जो कि इग्नोर तो बिल्कुल नहीं की जा सकती, हमें पढ़ना चाहिए कंपनी को। अशोक लेलैंड ने जुलाई 2026 में टोटल 19,590 व्हीकल्स बेचे हैं। जुलाई में, सुन रहे हो आप, कब बेचे हैं? जुलाई में बेचे उन्होंने। अभी जो हमने बात किया था ये अपडेट था पूरा, लेकिन यहाँ जुलाई में क्या हुआ उसके बारे में सुन रहे हो आप। 19,590 यहाँ पे व्हीकल्स बेचे हैं। पिछले साल जुलाई 2025 में कंपनी ने 15,064 व्हीकल्स ही बेचे थे। अब कंपैरिजन कर लीजिए, इन्होंने तो यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। ये चीज़ तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो ना चीज़ों को। इसलिए बोलते हैं जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाते हो तो उसको ओवरऑल पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना है या फिर अवॉइड करना है। अब इसके हम थोड़ा फंडामेंटल्स को भी चेक कर लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स में क्या चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो कंपनी के अर्निंग पर शेयर को सबसे पहले नजर दीजिए। कंपनी कमा 6 रुपये रही है, लेकिन स्टॉक का पी कितना है 28.7। मतलब अभी भी क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको ना इसकी कमाई से ज्यादा रिवॉर्ड किया जा रहा है। देखो अच्छी बातें तो बहुत हो गई कंपनी के बारे में, कंपनी ने इतनी गाड़ी की, 2019 का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, हर चीज कह रहे हैं यहाँ पे बात हुई है। लेकिन हाँ, हम इसके रेड फ्लैग्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि हमें थोड़ा कहीं ना कहीं पिंच कर रही कि क्या हो रहा है। ये कुछ चीजें ना जो आंखों में आके बैठ गई किरकिरी की तरह, उसको तो नहीं हम इग्नोर करेंगे ना, उसको तो हमें देखना होगा। पहला तो ये है कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 6 है, मतलब कंपनी 6 रुपया कमा रही है, लेकिन यहाँ पे इसका स्टॉक पी 28.7 है, मतलब ज्यादा दे रहे हैं ना, जितना अभी वो डिजर्व नहीं कर रहा है। स्टॉक पी यही हमें बताता है कि प्राइस बढ़ रही है अर्निंग के कंपेयर में ज्यादा तेजी से, मतलब अर्निंग बढ़ रहा है ऐसे से। एक मिनट, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, 1 मिनट आइए यहाँ पे 1 सेकेंड। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं। 1 सेकेंड, कहाँ गया पेंसिल, तो एरोज है, कहाँ चला गया। ओके, डॉट एरोज ले लेते हैं। समझ लीजिए ये ऐसे बढ़ रहा है, ये जो चीज़ें हैं, 1 मिनट कहाँ गया, समझ लीजिए ये ऐसे बढ़ रहा है, ये है अर्निंग पर शेयर, ठीक है, लेकिन इसके प्राइस ऐसे बढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ रहा है। और स्टॉक पी बनता ही किससे, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। जब नीचे का नंबर छोटा रहेगा और ऊपर का बड़ा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, पी तो बढ़ के ही आएगा, ये चीजें बढ़ के आएंगी ना। ये तो हमें यही दर्शा रही है ना कि प्राइस ज्यादा स्पीड से भाग रहा है अर्निंग पर शेयर के कंपेयर में, इसलिए ये चीजें हमें ऐसे देखने को मिल रही है। तो क्या आप इस चीज को अवॉइड कर दोगे? क्या यही चीज देख के आप डिसीजन ले लोगे? नहीं, आपको हर एक चीज को एनालाइज करना और एक दूसरे को लिंक करना है, तभी आप समझ पाएंगे, तभी आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कितना यहाँ पे कौन सी चीजें सच है और किस चीज को इग्नोर करना है, किस चीज को आपको अपने माइंड में बिठा लेना है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अब हम इसके अगर प्लेज पे ध्यान दें तो कंपनी के प्रमोटर्स ने क्या किया, अपनी होल्डिंग को यहाँ पे गिरवी रखा है। देखो गिरवी रखना बुरी बात नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे कि गिरवी रखना बहुत बुरी बात है, लेकिन उस चीज को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, उस चीज को हमें इग्नोर नहीं करना है। अगर हमें ये चीज दिख रही तो आप इसको इग्नोर मत करिए, आपको इसको देखना है। अगर आप देखोगे कितनी होल्डिंग है इनके पास, 51% की, और 51% का 40% जितना होता है उन्होंने क्या कर दिया, उसको गिरवी रखा हुआ है। इन्होंने अपनी होल्डिंग को गिरवी रखा। इसका इम्पैक्ट क्या होता है आपको पता है, जब कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में आती है ना, जहां से उन्होंने लोन लिया है, अगर इन्होंने अपनी होल्डिंग को गिरवी रखा है और ये इंटरेस्ट नहीं भर पाते, चलिए फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाते, इंटरेस्ट नहीं भर पाते, तो उसका इम्पैक्ट आपको चार्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ चार्ट में वो आके यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे, और मार्केट में जब वो यहाँ पे स्टॉक बेचना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये प्राइस धड़ल्ले से नीचे गिर जाएगी और फिर इसको रोकना बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। इसलिए बोलते हैं अगर प्राइस ऐसे गिर गई, अब यहाँ पे आके बहुत बड़ा अमाउंट में शेयर बेचा जाएगा तो क्या होगा, प्राइस तो गिरेगा, क्योंकि डिमांड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सप्लाई है, लोग यहाँ पे है ही नहीं खरीदने के लिए।
समझ रहे हो? जब वो यहाँ पे बेचने आएंगे ना, वो तो एकदम बल्क में लेके आके यहाँ पे मार्केट में फेंक देगा, और ऐसे में क्या होगा, खरीदने वाला कोई नहीं। यानी कि यहाँ पे डिमांड नहीं है, यहाँ पे मात्र सप्लाई है, जिसकी वजह से प्राइस कंटिन्यू गिरती जाती है। ऐसी प्राइस गिरती है, जब प्राइस गिरने लगती है ना, तो यही चीज़ आती है सामने कि किसी को चाहिए नहीं शेयर, हो बस वहाँ पे लोग सेलिंग के लिए आए, जिसकी वजह से प्राइस गिरने लगती है। समझ में आया आपको? ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर तो ज़रूर हुई होगी। चलिए थोड़ा नीचे बढ़ते हैं और चीज़ों को भी देखते हैं। जैसे कि हमने बात किया था फाइनेंशियल्स के बारे में कंपनी के। देखिए, जो चीज़ हमें परेशान कर रही है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी पॉजिटिव पता है वो कमेंट में बताइए, नेगेटिव पता है नेगेटिव बताइए, जो भी कंपनी के बारे में पता है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ दिन से यहाँ तक देखो कंपनी अपना अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। कंपनी कंटिन्यूस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। ये भी चीज़ तो आपको दिख ही रही है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कंपनी का अच्छा खासा। EBITDA मार्जिन भी यहाँ पे उनके अच्छे खासे चल रहे थे, ठीक चल रहा है, ना ज़्यादा कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है ना। ये चीज़ तो आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है कंपनी के साथ। एक पहले यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कितना है ये 19,454 करोड़ का इन्होंने सेल किया, फिर 26,000 का सेल। अब देखो ये तो ग्रोथ आ गया ना, सेल्स में तो ग्रोथ आई ना, बहुत बड़ी ग्रोथ आई, 34%, 34.87 मतलब 35% की यहाँ पे क्या है ग्रोथ आ गया। यहाँ पे ये ऊपर चला गया, लेकिन जब ये ऊपर गया प्रॉफिट भी बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है यार, सेल बढ़ी है तो प्रॉफिट तो बढ़ना ही है। तो मार्जिन्स क्यों गिर गए? मार्जिन्स तो नहीं गिरने चाहिए थे ना, मार्जिन्स भी बढ़ने चाहिए थे। अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल रहा है? कहीं ना कहीं यहाँ पे ये अर्थ निकल रहा है कि जो इनके सेल्स बढ़े हैं, वॉल्यूम तो ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे प्राइस का भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब प्राइस बढ़ा के, प्राइस का इंक्रीज करके इन्होंने यहाँ पे अपनी सेल्स बढ़ी हुई है। ऑब्वियस बात है, प्राइस बढ़ी होगी तभी सेल्स इतना बढ़ा है। हाँ, तो जिसकी वजह से मार्जिन्स नहीं बढ़े। मार्जिन्स बता रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज़ देखने मिल रही है इनकी सेल्स में ग्रोथ, वो कहीं ना कहीं वैल्यू के वजह से भी हुई है। वॉल्यूम तो होगा ही, लेकिन वैल्यू का ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे आइए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है कि इनके मार्जिन्स गिर गए। जैसे हमने बात किया ऊपर कि इनके मार्जिन्स क्यों घटे, उसके बारे में हमने वहाँ पे देखी चीज़ें कि बोल रहे स्टील प्राइस बढ़ गया, लेकिन ये ठीक है, एक दो बार हो रहा है, इनका एक दो साल से हो रहा है। ये चीज़ हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो अगर खरीदना है तो हमें वेट करना होगा ना चीज़ें सही होने का। अगर ये टेम्पररी है तो बहुत सही, वेल एंड गुड है एकदम, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चरल बन गया तो क्या करोगे आप? क्योंकि ये जो उनके मार्जिन है ना, ये गिरे नहीं है, ये कोलैप्स हुए हैं। सीढ़ी से अगर आप एक दो सीढ़ी से गिरते हैं तो उसे गिरना कहते हैं, लेकिन जब आप ऊपर से पहली सीढ़ी से गिर के एकदम नीचे पहुंच जाते हैं तो उसे कहते हैं भाई ये तो धड़ाम हो गया, धूम धड़ाम से गिर गया ये। समझ, इसको कोलैप्स होना कहते हैं। जो चीज़ 17 से 7 से 7 से 6 पे आ जाए, समझ लो काफ़ी ही, ये बहुत ही चिंताजनक वाली बात है। आपको वेट करना चाहिए, क्वार्टरली देखिए, क्वार्टरली अगर चीज़ें अच्छी रही तब तो वेल एंड गुड है। हम पहले ही बोल रहे हैं वेल एंड गुड है, सब कुछ अच्छा है तब। लेकिन अगर ये चीज़ स्ट्रक्चरल बन गया तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। और हमारा कंसर्न क्या है यहाँ पे जानते हो आप? देखो क्या हो रहा है, ऑब्वियसली बात है मार्जिन क्यों गिरे हैं? क्योंकि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स गिर गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स गिरे हैं, लेकिन तो नेट प्रॉफिट इतना कैसे आ रहा है? बॉटम लाइन इतना अच्छा क्यों ग्रो हुआ है? उसमें ग्रोथ क्यों आई है, कैसे आई है? ये क्वेश्चन होना चाहिए। प्रॉफिट कहाँ से आया? कोर बिजनेस से आ रहा है कि कहीं और से आ रहा है? ऑब्वियसली बात है कहीं और से ही आया है। ये देखो अदर इनकम से, इतने साल तक तो आपका अदर इनकम कभी नहीं बढ़ पाया, अचानक से 2 साल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया जानते हो? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें नहीं अच्छी चल रही है इनका कोर बिजनेस सही से नहीं, जिससे प्रॉफिट इतना नहीं आ पा रहा है कोर बिजनेस से कि इनकी ये सारे एक्सपेंसेस कवर हो सके। ये सारे एक्सपेंस कवर नहीं होंगे अगर ये चीज़ ना होना यहाँ पे, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा। बोलेंगे ना इस साल तो अशोक लीलैंड ने लॉस बुक किया है। अब बोल रहे यार ये तो पिछले साल से भी ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है, यहाँ पे पिछले क्या कई सालों से ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है ये 2 साल में। ये तो चिंताजनक बात है, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन वाली बात भी हो सकती है। अगर ये चीज स्ट्रक्चरल हो गया तो ये तो हो जाएगा ना, ये तो हो जाएगी पूरी तरह से कि यहाँ पे नॉविस रिटेलर्स को पूरी तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। ऐसे भी मैनिपुलेट किया जाता है, ये चीज आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर। इसलिए बोले ना नंबर्स आपके सामने हैं, वो आपको सच्चाई बता रहे हैं, बस आपको समझना है उन सच्चाई को। क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? चीजें कितनी क्लियर है ना।
पैसा कहाँ से आया, अब यहाँ पे रहेंगे वाओ कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट किया है। अब इससे अमेजिंग क्या हो सकता है, आप बताओ इससे अमेजिंग क्या हो सकता है कि ये कई सालों से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन कहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन होना चाहिए, कहाँ से आ रहा है, कोर बिजनेस से आ रहा है। अगर ये कोर बिजनेस से आता ना तब तो वाह क्या बात होती, तब तो बिजनेस आपको पता है, अगर ये कोर बिजनेस से आया पैसा होता ना, आप विश्वास नहीं करोगे ये शेयर आपको यहाँ पे नहीं मिलता ही नहीं, हम खरीद नहीं पाते ये शेयर जो अभी यहाँ पे गिरा पड़ा है कुछ परसेंट, ये आप और हम खरीद नहीं पाते ये शेयर। अगर यही पैसा इसके कोर बिजनेस से आया होता, ट्रस्ट मी पॉसिबल नहीं है इसको खरीदना। फिर ऐसी होती है, इसलिए बोलते हैं हर चीज को ध्यान दीजिए, कहाँ से पैसा आ रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान दोगे, कुछ चीजें और है जिसको आपको देखना चाहिए, ऐसे आंख ऐसे आपके आंखों के सामने है तो भी आप छोड़ के जो चले जाते हो, वो चीज आपको छोड़नी होगी। वो चीज़ अगर आप करोगे ना तो फिर आपके पैसे नहीं बन पाएंगे मार्केट में। अगर हम कैश फ्लो को देखें, आप देख रहे हो कैश फ्लो क्या है, काफ़ी साल तो नेगेटिव में रहता है। 4,800 पूरा पकड़ लो, 5,000 करोड़ इनको अपने पॉकेट से भर के बिजनेस करना हो रहा है। 6,000 पॉकेट से भर के, अगर इन्होंने कैश कन्वर्ट किया है अपने प्रॉफिट और कैश में कन्वर्ट भी, कितना छोटा अमाउंट है, 128 करोड़, 270 करोड़, 300 करोड़। ये कैसे, मतलब ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है ना, क्या आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो? काफी टाइम से नेगेटिव में, देखो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। जब नेगेटिव में तो ये भाई 5,000, 6,000, 7,000 करोड़, और जब इन्हें कैश में कन्वर्ट करने की बात हो रही है 100, 200 करोड़, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ना देख के? आपको अच्छा लग रहा है क्या? आप बताओ ना, कैश कन्वर्ट करने में अगर ये सामर्थ्य नहीं है मैनेजमेंट, तो कैसे बात बनेगी? ये चीज़ें तो बिल्कुल भी इग्नोर करने लायक नहीं। अगर आप इग्नोर कर रहे हो अभी तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ट्रस्ट मी, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये सारी चीज़ों को अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो स्टॉक में तो इसको डीपली एनालाइज करिए। आपको खुद की भी एनालाइज करनी चाहिए, दूसरे की बस नहीं सुननी चाहिए, आपका भी खुद का कुछ प्लान होना चाहिए। एफआईज की होल्डिंग देख सकते हो, बहुत भारी भरकम इन्होंने यहाँ पे सेल किया है। मार्च में 24% की होल्डिंग थी, अब 20% की होल्डिंग रह गई है। डीआईज ने उस चीज़ों को खरीदा हुआ है। पब्लिक के पास भी बहुत, पब्लिक ने तो घर घर बढ़ चुका है, 16,000 45,000 लोगों ने ले रखा है। देख रहे हो कितना घर घर बढ़ चुका है स्टॉक। ऑब्वियस सी बात है ना, हमने आपसे बताया था ना, हमने भी खरीदा था स्टॉक, आपको याद होगा हमने एक वीडियो में बताया था कि हमने स्टॉक खरीदा था बहुत गंदी कंडीशन में, क्योंकि हमें नहीं पता था। हम जैसे आज हम आपको इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं ना, हमें पता ही नहीं था, हम नए थे मार्केट में, एकदम से नए थे। और हम तो कहाँ फंसे थे आपको पता है? यहाँ आ गए थे। कहाँ गया? कोविड में फंसे थे। कहाँ, सोचो हमारी तो एकदम हलक में आ गया था जान, हमारा एकदम हमारी बैंड बज गई थी, हमें समझ नहीं आ रहा हम करें क्या, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, एकदम फंसे हुए थे यहाँ पे। सोचो जिसका प्राइस यहाँ पे, हम तो यहाँ कहीं खरीदे थे, हमें याद है हम यहीं कहीं खरीदे थे शेयर्स को, और वो यहाँ पे आ गया। अब आप सोचो क्या कंडीशन हुई रहेगी हमारी, सोच रहे होगे क्या हुआ रहेगा हमारे साथ, हमें कैसा फील हो रहा होगा। लेकिन हम सोचे कि जब इतना अच्छा, मतलब कुछ रह नहीं गया था, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था हमने, 30 to 50,000 कुछ हमने डाला हुआ था, तो उसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं था। हम सच बता रहे, कुछ ज़्यादा बचा नहीं था स्टॉक उस समय हमारे पास, एकदम हमें पसीने ऐसे आते थे। लेकिन क्या करें, अब कुछ नॉलेज नहीं था उस टाइम पे, हम क्या कर रहे हैं हमें ही नहीं पता। लेकिन हमने लॉस में बिल्कुल भी सेल नहीं किया था, आपको बताएं, बिल्कुल भी। हम वेट किए थे, क्योंकि क्या था, थोड़ा बहुत हम समझ रहे थे क्या है कंपनी, थोड़ा कैसे बाहर देख रहे थे कि हाँ इसकी गाड़ियाँ वगैरह दिख रही है, थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। उसमें हम सीख रहे थे। सीखने को तो हम आज भी सीख रहे हैं, और हम हमेशा ही सीखते रहेंगे। बात ये है, अब देखो ये जो अगर आप देखोगे ना कंपनी को, थोड़ा नज़र डालिए इसके चार्ट पे। देखो चार्ट को ना, आपको इसको जब तक ये बुलिश ट्रेंड में ना आए, कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन ना दे, तब तक थोड़ी दूरियां बनानी चाहिए। पॉजिटिव इंडिकेशन का वेट करिए। वैसे तो इसका आने वाला क्वार्टरली रिजल्ट, उसका भी देखो क्या कर रहा है वहाँ पे कंपनी, फिर अपने डिसीजंस आप लीजिए, अपने प्लान के हिसाब से आप काम करिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपके प्लान फिट बैठते हैं, तो फिर आप उस चीज़ों पे काम करिए और डीपली स्टडी करिए। इन्वेस्ट करने का मन है तो आप अपने हिसाब से करिए, कॉन्कॉल्स रीड करिए, क्रेडिट रेटिंग रीड करो, एनुअल रिपोर्ट्स, अनाउंसमेंट। इन्वेस्ट करना है तो कंपनी को छोड़ो मत, मैनेजमेंट को पढ़ डालो, मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट बैठा है कंपनी में, उसको कितना एक्सपीरियंस है ये भी तो पता होना चाहिए। भाई कोई भी आके बैठ जाएगा वो कंपनी नहीं चला सकता, इतना याद रखना। आप जिस सेक्टर में, उस सेक्टर का आपके पास एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्टडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।